लास्ट टाइम पे बेटा हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? एग्रीमेंट्स, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। एक नया टॉपिक है ICA 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2E, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2E, उसमें क्या पढ़ा है? एवरी प्रोमिसेस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एवरी प्रोमिसेस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब क्या पढ़ना है बेटा कि एग्रीमेंट क्या है? सेट ऑफ प्रोमिसेस है। तो अब बात ही आती है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2H, आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है। क्या पढ़ी है अंडर सेक्शन 2H में? एन एग्रीमेंट which is enforceable by the law is called contract. An agreement which is enforceable by the law is called contract. तो according to definition अगर बात करते हैं तो an agreement which is enforceable by the law is called contract. It means contract formation के लिए agreement necessary है। विदाउट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? स्टेटमेंट क्या निकल के आ रहा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होते हैं बट सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर सेक्शन 10 में क्या कहा गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सेंटेंस लिखिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट all agreements are not contract, but all agreements are not contract. अब इसी चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट बार बार यूज होता है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बार बार आपको रीड करने को बुक्स में दिखता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। व्हाई? क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी नेसेसिटीज है, ऐसी कौन से फीचर्स है, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कराती है? एक एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से फीचर्स नेसेसरी हैं? तो उसके लिए क्या कहा गया है अंडर सेक्शन 10? अंडर सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं या एग्रीमेंट्स में ऐसे कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व कर दिए जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या कह रही है अंडर सेक्शन 10 की? अंडर सेक्शन 10 में कहा गया है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट।
if they are made by free consent, competent parties, lawful consideration, lawful object, and are not declared to be void. मीन्स क्या कहने का है कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 10 कहा जाता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। इफ दे आर, अगर वो फ्री कंसेंट से बनाए जाते हैं, कॉम्पिटेंट पार्टीज से बनाए जाते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए बनाए जाते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट से बनाए जाते हैं, और उसे अगर किसी भी एक्ट में वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट है। लिखो बेटा इसी में, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 10 all agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration, competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not consideration and lawful of consideration and here are not declared to be void. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 अगर डेफिनेशन को एनालाइज किया जाए, डेफिनेशन को चेक किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है बेटा? कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशल फीचर्स क्या है? एग्रीमेंट। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ they are made by free consent, competent parties, lawful consideration, lawful object and not declared to be void. तो कितने कंडीशन निकल के आ रही है? 5 कंडीशन। फर्स्ट क्या है? एग्रीमेंट मस्ट बी देयर, without agreements contract cannot be created. तो फर्स्ट एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट। सेकेंड एसेंशियल क्या निकल के आ रहा है? एन एग्रीमेंट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट पार्टीज। मीन्स क्या है कि एग्रीमेंट जो बना रहे हैं पार्टीज, वो पार्टीज में कुछ फीचर्स होने चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कंपिटेंसी होनी चाहिए। कंपिटेंट पार्टी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपिटेंट होने चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब जो दो पार्टीज मिलकर एग्रीमेंट बना रहे हैं, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए अपने कंसेंट को लेकर। उनकी कंसेंट किसी तरह से फोर्स्ड नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से इन्फ्लेटेड नहीं होनी चाहिए। तो अगर दो पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं, कॉम्पिटेंट का मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ कहा जाता है कि वो पर्सन जो साउंड माइंड है, वो पर्सन जो
मेजर हैं, वो पर्सन जो नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड हैं, अगर वो पर्सन एग्रीमेंट बनाते हैं, मींस अगर कोई माइनर एग्रीमेंट बनाता है तो उसका एग्रीमेंट वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कोई मेंटली डिसेबल पर्सन एग्रीमेंट बनाता है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट हैं, अगर वो एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या है, कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्जन के लिए किन किन चीजों की नेसेसिटीज है, कौन कौन से पॉइंट एसेंशियल है अकॉर्डिंग टू लॉ? अकॉर्डिंग टू लॉ एग्रीमेंट के लिए 5 फीचर्स या 5 कंडीशन मस्ट है। उसमें पहला क्या है, एग्रीमेंट कॉम्पिटेंट पार्टीज के थ्रू क्रिएट किया गया हो। सेकंड, फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसके बीच में, पार्टीज के बीच में। थर्ड, लॉफुल कॉन्सिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसे किसी भी लॉ में डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट में एग्रीमेंट को स्पेशली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो, ऐसे एग्रीमेंट हमारे लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या था, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड हियर नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो इसे आप क्या कह सकते हो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल फीचर्स में आप डिफाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत? एक बार चेक करो क्या कहीं से कोई दिक्कत आ रही है। तो एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट टॉपिक क्या निकल के आ रहा है, एग्रीमेंट। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट टॉपिक क्या निकल के आ रहा है, एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला फीचर्स क्या है, पहला एसेंशियल क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने चेक किया है कि एवरी प्रोमिसेस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में बेटा 2 पार्टीज का होना मस्ट है, जरूरी है। कौन कौन से 2 पार्टीज, एक प्रोमिसर होते हैं, दूसरा प्रोमिसी होता है। तो एग्रीमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो चैप्टर लिखो ऑफर। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर क्या निकल के आ रहा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑलरेडी बेटा हम लोगों ने डेफिनेशन में ये सारी छोटी छोटी टॉपिक्स कंसीडर किए थे। फिर से एक बार चेक करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर। ऑफर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2A, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2A ऑफर को डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2A ऑफर को डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2A ऑफर है क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2A व्हाट इज ऑफर?
एग्जैक्टली तो अगर अकॉर्डिंग टू एक्ट हम लोग ऑफर की डेफिनेशन को चेक करते हैं तो ऑफर क्या निकल के आता है बेटा? एन ऑफर इज एन एक्ट on the part of one person thereby give to another the legal power of creating the obligation according to section 2A according to section 2A आपने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा था? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A डेफिनेशन क्या लिखाई है हमने? ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज ऑफर? ऑफर इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू नॉट ऑफर। प्रपोजल को अगर एक्सेप्टेंस के साथ एड अप कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? एग्रीमेंट आएगा। प्रपोजल एंड ऑफर बोथ आर सिनोनिम्स वर्ड्स। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू ऑफर। व्हाट इज ऑफर? एग्जैक्टली। ऑफर अगर बहुत सिंपलाइज किया जाए, इन्होंने तो रटी रटाई इंग्लिश में 2 लाइन की जो अकॉर्डिंग टू एक्ट डेफिनेशन बता दी कि वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड ऑफर। बट व्हाट इज ऑफर? ऑफर मीन्स क्या होता है बेटा? जब एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी अनदर इंडिविजुअल पर्सन को इस ऑब्जेक्ट से डिलीवर करता है, बताता है कि वो पर्सन उसको कंसेंट प्रोवाइड कर देगा, उसे क्या कहते हैं? ऑफर। कोई भी, जैसे मान लो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहते हैं कि मेरे पास एक गोडाउन है जो वैकेंट है काफी टाइम से, जिसे मैं लेट आउट करना चाहता हूं 1000 पर मंथ पर, मैं इसे रेंट पे देना चाहता हूं। 1000 पर मंथ पर इसे मैं रेंट पर लेट आउट करना चाहता हूं। तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या कर रहे हैं? अपनी विलिंगनेस, अपनी डिजायर सिर्फ डिलीवर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेरे पास एक वैकेंट प्लेस है, एक एरिया है जिसको गोडाउन के रूप में या वेयर हाउसेस के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जिसे मैं 1000 पर मंथ पर लेट आउट करना चाहता हूं। ये इन्हें क्यों बता रहे हैं? इनके बताने का ऑब्जेक्ट क्या है? ये क्यों इन्हें बात अपनी कह रहे हैं, अपनी विलिंगनेस क्यों इनसे शेयर कर रहे हैं? इस पर्पस से कि ये इन्हें अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर दें, इसको लेट आउट कर ले, इसको रेंट पर हायर कर ले। तो ये क्या है? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर किया। कोई दिक्कत? डेफिनेशन लिखो बेटा ऑफर में।
अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर सेक्शन 2A, a person is said to make a proposal. A person is said to make a proposal when he signify to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the consent of that other to such act or abstain from doing such act or abstain from doing. आपने जो डेफिनेशन लिखी है बेटा, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2A, ऑफर की जो डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स आपको सिग्निफाई हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, तो लिखो उसी में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एसेंशियल ऑफ ऑफर या फीचर्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल ऑफ ऑफर और फीचर्स ऑफ ऑफर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा या अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन आपको ये चीज कंफर्म हो रही है कि ऑफर कभी भी सिंगल पर्सन में क्रिएट नहीं होता। ऑफर के लिए मिनिमम 2 पर्सन का होना बहुत जरूरी है। विदाउट 2 पर्सन या विदाउट 2 पार्टीज ऑफर क्रिएट नहीं हो सकता। तो मिनिमम 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट एसेंशियल क्या निकल के आ रहा है, मिनिमम 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। कम से कम 2 पार्टीज का होना कंपल्सरी है। एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी ऑफर क्रिएट नहीं कर सकता है। मिनिमम 2 पार्टीज का होना कंपल्सन है, कम से कम 2 पार्टीज होना कंपल्सरी है। एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी ऑफर को क्रिएट नहीं कर सकता है। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि क्या आप क्या खुद को आप अपनी विलिंगनेस बता सकते हो इस ऑब्जेक्ट से कि आप खुद में ही कोई अपनी डिजायर क्रिएट करो, खुद को ही फुलफिल करने के लिए प्रॉमिस करो। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो ऑफर के लिए कम से कम 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब बात ये करते हैं कि जो 2 पार्टीज ऑफर के लिए कंपल्सरी है, नेसेसरी है, उन 2 पार्टीज के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल रिलेशन होना चाहिए। लॉफुल रिलेशन का मतलब जब तक 2 पार्टीज लॉफुली बाउंड नहीं होते, जब 2 पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन होता है, लॉफुल रिलेशन होता है, जिसमें ड्यूटीज क्रिएट हो सकती हो, तभी ऑफर क्रिएट हो सकता है। एक वैलिड ऑफर के लिए पार्टीज के बीच में लॉफुल रिलेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट लॉफुल रिलेशन ऑफर क्रिएट, एक वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं हो सकता। तो लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रिलेशन मस्ट बी देयर।
लीगल रिलेशन मस्ट बी देयर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर। जो पर्सन ऑफर कर रहा है उसकी विलिंगनेस उस पर्सन को कम्युनिकेट होनी चाहिए जिसके लिए ऑफर किया जा रहा है। विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कभी भी ड्यूटीज क्रिएट नहीं होती, तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन ऑफर की वैलिड नहीं होता, ऑफर कभी भी वैलिड नहीं होता है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट लिखो बेटा, offer must be based on lawful object and lawful consideration। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा वैलिड ऑफर की। तो वैलिड ऑफर क्या होता है? एक ऑफर जो कि कन्वर्ट हो सकता है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। उसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या उसके लॉफुल कंडीशन है। तो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड ऑफर के लिए कुछ प्रोविजन बताए गए हैं, कुछ लॉफुल कंडीशन बताई गई है। वो लॉफुल कंडीशन क्या है, वो लॉफुल प्रोविजन क्या है, वो 1 बाय 1 चेक करते हैं। और अगर ये प्रोविजन किसी भी स्टेज पर फॉलो अप नहीं होते हैं तो वो ऑफर कभी भी लीगल ऑफर नहीं होता या वैलिड ऑफर नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक लिखो इसी से, प्रोविजन रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। प्रोविजन रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। प्रोविजन रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। बहुत सारे प्रोविजन है बेटा जो एक ऑफर की वैलिडिटी के लिए नेसेसरी है, एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए नेसेसरी है। उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे, एक एक पॉइंट को चेक करेंगे कि वो कौन कौन से प्रोविजन है जो किसी भी ऑफर में होना कंपल्सरी है। अगर वो प्रोविजन ऑफर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो ऑफर कभी भी वैलिड नहीं होता है। तो कौन कौन से प्रोविजन है जिसके लिए बहुत जरूरी है? उसमें पहला पॉइंट क्या है? उसमें पहला पॉइंट लिखो, 2 parties must be there। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला प्रोविजन क्या है कि ऑफर के लिए 2 parties का होना कंपल्सरी है। सेकंड प्रोविजन लिखो बेटा, ऑफर मस्ट बी इन रिक्वेस्ट फॉर्म। ऑफर मस्ट बी इन रिक्वेस्ट फॉर्म। ऑफर मस्ट बी इन रिक्वेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जब कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी अनदर इंडिविजुअल पर्सन को ऑफर कर रहा है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? रिक्वेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। पोलाइटनेस होनी चाहिए ऑफर में। ऑफर कभी भी ऑर्डर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट। बार बार प्रोविजन पर बहुत प्रेशराइज करके कहा जा रहा है कि ऑफर मस्ट बी इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट। ऑफर रिक्वेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए
क्यों? क्योंकि अगर लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर ऑफर रिक्वेस्ट के फॉर्म में नहीं होता है तो जो प्रोमिसी होते हैं, जो एक्सेप्टर होते हैं, वो कभी भी फ्री कंसेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसीलिए ऑफर क्यों कहा गया है कि ऑफर मस्ट बी इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट? क्यों? क्योंकि अगर ऑफर ऑर्डर के फॉर्म में होता है तो उसमें एक्सेप्टेंस कभी भी फ्री नहीं होती है। अगर आप किसी को प्रेशर देते हो ऑफर के लिए, अगर आप किसी को बता रहे हो कि नहीं मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज कर लीजिए, तो ये क्या है? एक वैलिड ऑफर नहीं है। ऑफर ऑलवेज किसके फॉर्म में होना चाहिए? रिक्वेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफर अगर ऑर्डर के फॉर्म में होता है तो वो वैलिड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू लॉ कहा गया है कि ऑफर ऑलवेज इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट है। अनदर प्रोविजन की बात करें, और कौन से प्रोविजन है जो वैलिड ऑफर के लिए एसेंशियल है? उसमें नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? द कंडीशन ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? कंडीशन ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन बेटा, कंडीशन ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन का मतलब क्या है? कि ऑफर मे बी कंडीशनेबल। मे बी कंडीशनेबल मतलब ऑफर में कंडीशन हो सकती है। ऑफर में बी कंडीशनेबल, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, बट कंडीशन आर मस्ट बी सर्टेन। ऑफर में कंडीशन तो हो सकती है, बट कंडीशन कैसी होनी चाहिए? सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से बोल रहे थे कि उनके पास एक वेयर हाउस, एक गोडाउन है जिसे वो लेट आउट करना चाहते हैं। 1000 पर मंथ पर ये रेंट पे देना चाहते हैं, बट ये तभी देंगे, ये अपना वेयर हाउस उसी पर्सन को देंगे जो विद इन 2 days 10% ऑफ रेंट एडवांस में पेमेंट कर देगा। ये कंडीशन क्या इन्होंने लगा दी कि 10% ऑफ रेंट का मतलब अगर 2 दिन में 2 days में 100 रुपीज पे कर दिया जाए रेंट का, तो वो अपना वेयर हाउस रेंट पर उस पर्सन को दे देंगे। तो ये कंडीशन कैसी है? सर्टेन है। अगर मिस्टर एक्स को ये वेयर हाउस लेना होगा तो वो 2 दिन के अंदर इन्हें 100 रुपीज दे देंगे और वेयर हाउस को रेंट पे लेट आउट कर लेंगे। ओके, बट मान लीजिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से कहते हैं कि हम अपना वेयर हाउस आपको रेंट पर देना चाहते हैं, अगर कल मॉर्निंग में रेन स्टार्ट हो गई तो, अगर कल मॉर्निंग में सुबह बारिश हुई तो मैं आपको अपना वेयर हाउस रेंट पर दे दूंगा 1000 रुपीज में। क्या कंडीशन सर्टेन है? बारिश होना या ना होना निश्चित है। तो ऐसी कंडीशन जो अनसर्टेन हो उस पर बेस्ड ऑफर क्या होता है? वॉइड होता है, बेकार होता है। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला फीचर्स, पहला प्रोविजन क्या था? 2 parties मस्ट बी देयर। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था? ऑफर मस्ट बी इन शेप ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्या था? कंडीशन ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। कोई दिक्कत? चेक करो ये 3 पॉइंट आपने जो डिस्कस किए हैं, कहीं कोई दिक्कत हो बोलो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर मस्ट बी क्रिएटिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Offer must be creating legal responsibilities.
मस्ट बी क्रिएटिंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि बेटा एक ऑफर जिससे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है वो ऑफर वॉइड होता है, बेकार होता है। तो ऑफर के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ड्यूटी से है। ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे पार्टीज के बीच में ड्यूटी क्रिएट हो। जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर किया है, तो इस ऑफर में क्या ड्यूटी क्रिएट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मिस्टर एक्स की ड्यूटी है कि वो अपना वेयर हाउस विदाउट एनी इंटरफेरेंस मिस्टर वाई को दे दें यूज करने के लिए। और अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो इनकी ड्यूटी बनती है कि ये पर मंथ रेंट को टाइमली पे करते रहें। तो ऑफर से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ऑफर एक ऐसा ऑफर जिससे दोनों पार्टीज की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट डिपेंड है, उसे आप क्या कहते हो? वैलिड ऑफर कहते हो। और क्या प्रोविजन है जो लीगली होना जरूरी है? उसमें नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? ऑफर मे बी एक्सप्रेस मे बी इम्प्लाइड। ऑफर मे बी एक्सप्रेस मे बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड। आप किसी भी पर्सन को ऑफर लिखकर, समझाकर, बताकर दे सकते हो, ठीक है? या आप इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? आपने ऑफर तो नहीं दिया लेकिन लॉफुली ऑफर क्रिएट हो गया। लॉफुली आप सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपकी ड्यूटी बन गई, आपने ऑफर किया नहीं है बट ऑफर क्रिएट हो गया हो। तो ऑफर एक्सप्रेस भी होता है, ऑफर इम्प्लाइड भी होता है। नेक्स्ट लिखो बेटा, ऑफर मे बी जनरल मे बी स्पेसिफिक। ऑफर मे बी जनरल मे बी स्पेसिफिक। ऑफर मे बी जनरल मे बी स्पेसिफिक। जनरल स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? हो सकता है जैसे मैं आपको ऑफर कर रही हूं एज अ टीचर कि कल की क्लास में मैं रिवीजन कराऊंगी, आपको, आप में जिसको भी रिवीजन करना है कल आप रिवीजन करने आ सकते हो। ये क्या है? जनरल ऑफर है। यहां पर बैठे कोई भी स्टूडेंट उसे एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की, तो न्यूज में क्या आता है या पेपर गजट में क्या होता है कि एनी ग्रेजुएट पर्सन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ग्रेजुएशन की है। तो कोई भी ग्रेजुएट पर्सन, वो चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी साइड से ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट अगर फॉर्म में स्पेशलाइज्ड कर दिया जाए कि ओनली कॉमर्स 60% ग्रेजुएट स्टूडेंट रिक्वायर्ड, तो ये क्या है? स्पेशल ऑफर है। कि पहले तो केवल स्पेशलाइजेशन क्या हुआ कि सिर्फ कॉमर्स के ग्रेजुएट भर सकते हैं, और कॉमर्स ग्रेजुएट में भी कौन से ग्रेजुएट भर सकते हैं? जिन्होंने 60% को होल्ड किया है। तो ऐसे पर्सन जो 60% होल्ड नहीं कर देते हैं, ऐसे पर्सन जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो लॉ में साफ तौर से कहा गया है कि ऑफर में स्पेसिफिक में बी जनरल। कोई दिक्कत? समझ में आया? जितने प्रोविजन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे प्रोविजन क्लियर है? अगर सारे के सारे प्रोविजन को एक बार चेक करें तो कौन कौन से प्रोविजन है जो एसेंशियल है? उसमें से पहला क्या है? और ऑफर में बी एक्सप्रेस में बी इम्प्लाइड। ओके, एवरीथिंग रिटन है, सब कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है, तो वो क्या है? एक्सप्रेस है। अगर हम आपको हर कुछ लिख कर दे रहे हैं तो वो क्या है? एक्सप्रेस है। सब कुछ लिखा हुआ है, ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफर अगर पेपर पे रिटर्न होती है तो वो क्या होती है? एक्सप्रेस होती है। अगर ऑफर सिचुएशनल बन जाता है, अगर ऑफर हम आपको कह नहीं रहे हैं कि आप मेरे लिए काम करिए, बट आप वो काम कर देते हैं, तो वो क्या होता है? इम्प्लाइड होता है। जैसे मैं रास्ते से जा रही थी, ठीक है, कटरा पे मैंने एक शॉप में बुक परचेज की। एट द टाइम ऑफ परचेज मेरा वॉलेट वहीं पे गिर जाता है, ठीक है, और उसी टाइम पर आप वहां से पास आउट हो रहे थे, आपको मेरा वॉलेट मिल जाता है। आप उस वॉलेट को चेक करते हो तो उसमें मेरी आईडी प्रूफ या और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे आपको मेरा रेजिडेंस पता चल जाता है कि कहां पर है। क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो मेरे वॉलेट को आप मुझ तक पहुंचा दीजिए? आपकी ड्यूटी बनती है कि वो वॉलेट आप मुझे पहुंचा दीजिए। क्या मैंने आपसे कहा है पहुंचाने के लिए? क्या मैंने आपको कहा था कि मेरा वॉलेट गिर गया, आप ढूंढ के ले आइए? बोला है? नहीं। बट आपकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरे वॉलेट को आप मुझ तक पहुंचाइए। ये ड्यूटी कैसे बन रही है? क्रिएटेड बाय द लॉ है। तो ऐसा ऑफर जो बाय लॉ फोर्सफुली सिचुएशनली क्रिएट होता है, उसे आप क्या कहते हो? इंप्लाइड ऑफर कहते हो। कोई दिक्कत यहां पर? नेक्स्ट प्रोविजन लिखो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? हम लोग बहुत फोर्सफुली इस प्रोविजन को एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर क्या होता है? वॉइड होता है। एक ऐसा ऑफर जो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है, किसके? प्रॉमिसर। अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी किसी इंडिविजुअल पर्सन ने ऑफर किया है और आप जिसके लिए ऑफर कर रहे हो उसे कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है, तो क्या वो ऑफर वैलिड होगा? नहीं। तो ऑफर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वॉइड होता है, बेकार होता है, उसमें ड्यूटी क्रिएट नहीं होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे इसमें केसेस भी है इस प्रोविजन को लेकर कि ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ और एक्सेप्टर ड्यूटी क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लो आप कोई ऑफर करते हैं, ऑफिस में बैठ के हम आपस में अखिलेश से बात कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं कि हमें बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये करना चाहिए, सोच रहे हैं ये कर दें, और आप वहीं से पास आउट हो रहे थे, आपने वो चीज सुन ली। हमने ऑफर तो किया ही नहीं, हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और आपने उसको ऑफर एक्सेप्ट के लिए। बट मान लो हमने आपसे कहा कि हमने अखिलेश से कहा, अखिलेश ये पेपर मैंने बना दिया है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए टेस्ट का, और सैटरडे को बीकॉम फर्स्ट ईयर का टेस्ट है, आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन मैंने अखिलेश को दे दी कि फर्स्ट ईयर के बच्चों का सैटरडे को टेस्ट है और ये पेपर है, सैटरडे को बच्चे को आप प्रोवाइड करा दीजिएगा। अखिलेश ने उस पेपर को डॉर में रखा और रखकर भूल गया, वो आपको नहीं बताया, और सैटरडे को मैं आती हूं और मैं कहती हूं कि मैंने आपसे कहा था आपका सैटरडे को टेस्ट है और आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप एग्रीड थे, तो आज आप टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप क्या कहोगे कि मैम आप ये इंफॉर्मेशन मुझ तक आई नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये सही नहीं है। तो क्या वो वैलिड हुआ? तो ऑफर तभी वैलिड होता है जब
पार्टीज को कम्युनिकेट होता है, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वैलिड नहीं होता है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? इतनी चीजें, जितने प्रोविजन आप आज पढ़े हैं, कहीं से कोई दिक्कत है उन प्रोविजन में? ऑफर क्या है बेटा? जब एक जल्दी से चेक करते हैं क्या क्या प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा है। जब एक इंडिविजुअल पर्सन किसी अनदर इंडिविजुअल पर्सन को अपनी विलिंगनेस, अपनी डिजायर इस ऑब्जेक्ट से बताता है कि अनदर पर्सन उसको कंसेंट प्रोवाइड कर देगा, तो उसे क्या कहते हैं? ऑफर कहते हैं। अब बात ये आती है कि एक वैलिड ऑफर के लिए कौन कौन से प्रोविजन नेसेसरी है रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, कौन कौन से प्रोविजन कंपल्सरी है। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन है जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर ये प्रोविजन ऑफर में नहीं होंगे तो वो ऑफर क्या होगा? वॉइड होगा। कोई दिक्कत समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो बोलो। किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह पर आपको लग रहा हो कि नहीं कुछ क्लमजी है, नहीं मैम ने बताया और मुझे नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा? आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतनी ही चीजें डिस्कस की हैं। स्टार्टिंग कहां से किया था? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। उनके फीचर्स, उनके एसेंशियल को चेक करते हुए हम लोगों ने अंडर सेक्शन 10 की डेफिनेशन चेक की है। अंडर सेक्शन 10 की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, competent parties, lawful consideration, lawful object and here not declared to be void। इतने पॉइंट है। और अब तक की चीजों में बेटा हम लोगों ने बहुत सेक्शन कंसीडर कर लिए हैं, जिसमें कौन कौन से सेक्शन निकल के आते हैं? अंडर सेक्शन 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस, 2C प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, 2D consideration, 2E agreement, 2F mutual consent, 2H contract, 2G void agreement, 2I voidable agreement। इतने पॉइंट हम लोगों ने चेक किए हैं। आपको भी इसी फ्लुएंसी के साथ लर्न करना है। सेक्शन जितने ज्यादा कॉन्फिडेंटली आपको रिमाइंड होंगे, लॉ में उतनी आपको हेल्प होगी। प्रोविजन को भी पढ़ने में 3 ही चीजों पर लॉ बेस्ड है: सेक्शन, प्रोविजन और केस हिस्ट्री। ये तीनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए। तो आप जैसे जैसे सेक्शन पढ़ते चल रहे हो, वैसे वैसे सेक्शन को आप एक बार लर्न करते चलो। साथ में लर्न करते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी तक में अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लिया है। अंडर सेक्शन 2A से 2I तक पढ़ा है और एक न्यू सेक्शन कौन सा पढ़ा है आज? अंडर सेक्शन 10। सिर्फ इतने सेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किए हैं। तो एक बार चेक करना, कल की क्लास में इससे आगे हम लोग चलेंगे। बताइएगा कोई होगा चाहिए आपकी ड्यूटी शुरू। हाँ माइक चल रहा है, सही है। नहीं चलेगा तो फिर